हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आ चुके हैं अपने एपिसोड 3 के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, उसके क्या इफेक्ट्स आए थे अलग अलग एरिया से। तो द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हो चुका था जनवरी 1921 में, जो अपन ने पिछले एपिसोड में पढ़ी चुके थे कि कैसे गांधी जी ने अपनी पार्टी को मनाया और ऑल ओवर इंडिया पे नेशन स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर क्या था, जो टर्म स्वराज है, स्वराज की मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थी। तो कैसे अलग अलग थी, तो यहाँ पर हम 4 जो डिफरेंट क्लासेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो है अपने सिटीज के अंदर, तो सिटीज में जो मिडिल क्लास था उनके लिए स्वराज क्या मीनिंग था। देन द सेकंड इज ऑफ कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेजेस। अब इस विलेजेस के अंदर एक अवध जो विलेज है, वहां पे पीजेंट्स लोगों का विरोध किस लिए था। एंड फिर आदिवासी एरिया के अंदर स्वराज का मीनिंग क्या था। तो आदिवासी एरिया में हम पढ़ेंगे गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। एंड उसके बाद में चौथा जो रहेगा वो टी प्लांटेशंस, जो प्लांटेशंस होते हैं असम के अंदर, चाय के बागान, वहां पर जो लोग थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था। तो ये 4 डिफरेंट फील्ड्स में स्वराज कैसा था, इसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स। तो शहरों के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स। जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स थी, गवर्नमेंट स्कूल्स थी, स्टूडेंट्स ने उसको छोड़ दिया। टीचर्स एंड हेडमास्टर रिजाइन। टीचर और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। और जो लॉयर्स थे, वकीलों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया। ठीक है, बॉयकॉट किया पूरी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का। उसके साथ साथ काउंसिल इलेक्शंस, जो ये बात हुई थी पिछले एपिसोड में कि जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे नवंबर 1920 में, उन सब का बॉयकॉट किया गया। तो ये काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हुए। सिर्फ एक जगह नहीं हुए थे ये, जो वो था एक्सेप्ट इन मद्रास। मद्रास में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी। जस्टिस पार्टी जो पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की, और ये जो नॉन ब्राह्मण्स वाली पार्टी थी, ये चाहते थे कि हम पावर में आए, इस चुनाव के द्वारा हम पावर में आए, इसीलिए यहां पर मद्रास में बॉयकॉट नहीं हुआ था। इकोनॉमिक फ्रंट पे तो इसके रिजल्ट बहुत जोरदार रहे थे। कैसे कि फॉरेन गुड्स बॉयकॉट, जितने भी फॉरेन गुड्स थे उन सब का बॉयकॉट कर दिया गया था। एंड बर्न्ड इन बॉनफायर्स, और उनको बॉयकॉट ही नहीं, जला भी दिया गया था फॉरेन गुड्स को। इसके साथ साथ लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड। लिक्वर मतलब शराब की दुकानें, तो शराब की दुकानें को पिकेट किया गया। पिकेटेड मतलब होता है, जैसे अगर शराब की दुकान है तो उस दुकान को तो जाके बंद नहीं करवा पा रहे थे, तो उस दुकान के आगे जो लोग धरना देके बैठ जाते थे और किसी को उस दुकान तक पहुंचने नहीं देते थे, इसको बोलते हैं पिकेट। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब आपको मालूम ही है ब्रिटिशर्स की कमाई कैसे थी, ये फॉरेन कपड़ों से ही तो होती थी इनकी कमाई। यहाँ से रॉ कॉटन वो भेजते थे इंग्लैंड, और वहां से फिनिश गुड आता था उनके इंडिया के अंदर। तो ये जो इंपोर्ट है ये डिक्लाइन एकदम से गिर गया, और थोड़ा बहुत भी नहीं, डायरेक्ट हाफ 102 करोड़ का जो इंपोर्ट होता था वो सीधा आ गया कि 57 करोड़ के ऊपर। ये बात है 1921-22 के अंदर। तो सोचो कितना बड़ा नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स को इंपोर्ट गिरने की वजह से। उसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, जितने भी मर्चेंट व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू ट्रेड एंड फाइनेंस। उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी भी ट्रेड को या फाइनेंस नहीं करेंगे फॉरेन गुड्स को, ना तो हम पैसा देंगे फॉरेन गुड्स के लिए, ना व्यापार करेंगे फॉरेन गुड्स के लिए। एंड इन सब का फायदा किसको मिलेगा, अल्टीमेटली इंडियन टेक्सटाइल मिल्स को। तो प्रोडक्शन जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, क्योंकि लोग अब खादी और जो इंडियन मेड कपड़े पहनने लग गए थे, तो इसकी वजह से हैंडलूम्स के अंदर और टेक्सटाइल मिल्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो अल्टीमेटली फायदा इंडियन कंपनीज को हो रहा था। अब ये मूवमेंट हुआ सिटीज के अंदर, पर इस मूवमेंट को लंबा नहीं खींचा जा सका था। क्यों, इसके रीजन है कुछ, तो हम इसके कॉन्स भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या कारण हो गया कि इसको मूवमेंट को लंबा नहीं खींच पाए। तो सबसे पहले द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लोड डाउन। अब मूवमेंट तेजी तो बहुत जोर से, मोमेंटम तो बहुत जोर से पकड़ा था, बट धीरे धीरे मोमेंटम डाउन भी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक जो कारण था वो था खादी कॉस्टली था। जो इंग्लैंड में तो प्रोडक्शन हो रहा था मिल्स से, तो वो लोग जो है बहुत सस्ता प्रोडक्शन दे पा रहे थे, चीप गुड्स थे, वहां के कपड़े बहुत सस्ते थे। और इंडिया का जो खादी था वो हाथों से बनाया हुआ जा रहा था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी इंडिया के पास में, इसलिए वो महंगा पड़ रहा था। तो जो पुअर पीपल है वो ज्यादा लंबे टाइम तक खादी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो ये हेडमास्टर, टीचर्स, लॉयर, स्टूडेंट्स, इन्होंने सब बहिष्कार तो कर दिया, बॉयकॉट तो कर दिया स्कूल्स का, कॉलेजेस का, कोर्ट का, बट इंडिया में कहाँ पे कोर्ट थी, इंडियन खुद की इंडिया की कहाँ स्कूल्स थी। ऐसी तो कोई इंडियन स्कूल्स अच्छी थी भी नहीं, कोर्ट नहीं थे, और ये जो जाए कहाँ फिर अब पढ़ने के लिए। तो
ऐसे कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं होने की वजह से जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स है, आखिर मजबूरी में उनको वापस ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को ही ज्वाइन करना पड़ा था। तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट जो था वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया और इतना जो फायदेमंद नहीं रहा था जैसा सोचा गया था। हाँ, इसका मोमेंटम बहुत तेज रहा था, बट बाद में ये धीरे पड़ चुका था। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंट्री साइड, विलेजेस के अंदर जो है वहां पे ये मूवमेंट कैसा रहा था और उनकी क्या डिमांड थी। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध के अंदर इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी एक सन्यासी थे और कुछ सालों पहले वो इंडेंचर्ड लेबर के रूप में रह चुके थे फिजी के अंदर। तो फिजी में इंडेंचर्ड लेबर का काम करके वो इंडिया आ रखे थे। इंडेंचर्ड लेबर का मीनिंग होता है जैसे इंडिया से गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को भेजती थी किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे, दूर देश में काम करने के लिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता था, मतलब कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक उनको वहीं पे रहना होता था और फिर उसके बाद उतने साल जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उतना काम करने के बाद वो वापस इंडिया अपने वतन आ सकते थे। तो कई इंडियन मूवमेंट जो किसके खिलाफ है, तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। अब यहाँ उनको ब्रिटिशर्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो जनता है, पीजेंट्स है, किसान है, वो दुखी है तालुकदार से और लैंडलॉर्ड से। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार और तालुकदार्स का मतलब होता है जो टैक्स कलेक्टर और लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले। जैसे आज के टाइम में जैसे तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, तो वैसे उस टाइम में होते थे ब्रिटिशर्स के अपॉइंटेड ऑफिसर्स, तालुकदार्स होते थे। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पीजेंट्स हैड टू डू बेगार। पीजेंट्स जो किसान है उनको बेगार करनी पड़ती थी उनके लिए। बेगार मतलब मुफ्त में काम करना पड़ता था, उसको मना भी नहीं कर सकते थे और उस काम के उनको पैसे भी नहीं मिलते थे। पे हाई रेंट्स, इसके बावजूद बेगार करने के बावजूद भी उनको हाई रेंट्स, हाई रेवेन्यू देना पड़ता था इनको। एंड टेनेंट्स जो किराएदार थे उनको क्या था, दे वर रेगुलरली एविक्टेड फ्रॉम लीज लैंड। अगर किसी ने लीज पे लेके जमीन पे काम करना शुरू किया है तो ऐसे टेनेंट्स, ऐसे किराएदारों को हर साल 2 साल में बाहर निकाल दिया जाता था ताकि वो उस लैंड के ऊपर अपने राइट्स एक्वायर नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी इनकी, किसानों की। अब यहाँ पे इनकी डिमांड क्या थी, द डिमांड ऑफ द पीजेंट वाज, सबसे पहली डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम करो। दूसरी, अबोलिशन ऑफ बेगार, ये जो बेगार वाला सिस्टम है इसे बिल्कुल बंद करो। एंड तीसरी थी सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार, ऐसे जमींदार जो अत्याचारी थे, ऑप्रेसिव मतलब अत्याचारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार, सोशल बॉयकॉट करना है इनका। ठीक है, सोशल बॉयकॉट कैसे किया, तो पंचायतों ने ऑर्गेनाइज किया नाई एंड धोबी बंस। पूरे गांव के अंदर पंचायतों ने नाई और धोबी बंस ऑर्गेनाइज किया। मतलब ये जो लैंडलॉर्ड्स है, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, तालुकदार्स है, इनको कोई बाल काटने वाला भी नहीं मिले और न इनके कोई कपड़े धोने वाला मिले। ठीक है, तो गांधी जी ने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी कि ये जो सपोर्ट है इंडियंस का, उसी की वजह से ही तो ब्रिटिशर्स मौज कर रहे। अगर ये सपोर्ट ही खींच लिया तो इनकी सत्ता हिल जाएगी, और वाकई इन्होंने नाई धोबी बंद करके इनकी सत्ता को हिला दिया था। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, औध किसान सभा सेटअप की थी। तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ जनों ने मिलकर, ये अक्टूबर 1920 की बात है, ये मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से कुछ महीने पहले। तो ये औध किसान सभा का उद्देश्य यही था कि जो किसानों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए सभा बनाई थी इन्होंने, और इसकी 1 महीने के अंदर अंदर 300 ब्रांच खुल चुकी थी। और जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो ये जो औध किसान सभा है इसको एक बहुत बड़ा वाइड एस्पेक्ट मिल गया। मतलब ये बहुत लाइमलाइट के अंदर आ गया था। ये किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी वो पूरे देश के लिए मतलब मालूम पड़ चुका था लोगों को कि ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसी। ठीक है, तो ये है आपका अवध के पीजेंट्स के बारे में जो इनकी प्रॉब्लम्स थी। और ये अब इसके कॉन्स, इसके मतलब क्या हुआ जो यहाँ पे भी मूवमेंट जाके वापस फेल हो गया। तो एक पहला कारण हुआ वायलेंस स्प्रेड। इस मूवमेंट में वायलेंस स्प्रेड हो गया, हिंसा पे उतर आ चुके थे, और जो हाउस है तालुकदार्स के, लैंडलॉर्ड्स के, उनको अटैक कर दिया उन्होंने, मर्चेंट्स के ऊपर अटैक किए, बाजार्स को लूट लिया, जितने बाजार से उनको लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वे टेकन अवे, और जो व्यापारियों के पास अनाज के भंडार थे उन सबको चुरा के ले गए। ठीक है, तो वायलेंस स्प्रेड होने लग गया। दूसरा, हर एक्शन या एस्पिरेशन, कोई भी कदम वो जो उठा रहे उन सब का रिलेशन कर दिया किसके साथ, महात्मा गांधी के। किसकी मर्जी से हो रहा है, महात्मा गांधी जी के कहने पे हो रहा है, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है। और लोकल लीडर्स टोल्ड द पीजेंट्स, जो लोकल लीडर्स थे वो पीजेंट्स को क्या बोलते थे कि नो टैक्सेस टू बी पेड, कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स वैक्स
नहीं देना है, और जितनी भी जमीनें हैं वो सारी रीडिस्ट्रीब्यूट होगी गरीबों को। तो उस जमाने में कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि गांधी जी का मैसेज आ जाए, तो जो लोकल लीडर्स बोले वही लोग मान लेते थे। तो ये था आपका अवध के पीजेंट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आदिवासी एरिया के अंदर। आदिवासी एरिया जो गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश है, वहां पर जो है आंदोलन कैसा रहा था। आप जानते ही हो, आदिवासियों के लिए जंगल क्या, जंगल ही उनका घर है, जंगल ही उनका रोजगार का साधन है, क्योंकि सारी कमाई भी वो जंगल के आइटम जो बेच के ही उससे ही करते हैं। ठीक है, अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने इन जंगलों को बंद करवा दिया और कह दिया कि ये जंगल तो सरकार के और तुम लोग को यहां से जाना पड़ेगा। अब लार्ज फॉरेस्ट एरियाज वेर क्लोज, जितने भी बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया थे उनको क्लोज कर दिया। दे वे रिफ्यूज टू ग्रेज देयर कैटल, अपने जानवरों को वो लोग नहीं चरा सकते थे, या कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि सारे जंगल अब सरकार के थे। इतना ही नहीं, सरकार ने उनको क्या फोर्स किया, टू डू बेगार इन बिल्डिंग रोड्स, कि अब तुम रोड बनाने में, अब तुम्हारे कोई काम तो रहा नहीं है तो तुम क्या करो, ये रोड जो बना रहे हो इसमें तुम अपनी बेगार दो, मतलब उसका भी पैसा उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसकी वजह से तो आप समझ ही सकते हो आदिवासी लोग नाराज होने ही थे। तो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड अप। अब आदिवासियों को और तो कोई मूवमेंट आता नहीं था, उनके पास तो हथियार और भाले और ये सब कुछ थे, तीर वगैरह, तो इससे वो क्या करते थे, गुरिल्ला अटैक करते थे, मतलब अंग्रेजों पे छुप के वार करते थे। एंड दिस मूवमेंट वाज लेड बाय अल्लूरी सीताराम राजू। इस मूवमेंट को लीड करने वाले हुए एक नेता पैदा, अल्लूरी सीताराम राजू। अब देखते ये कौन थे। ही क्लेम दैट, ये अल्लूरी सीताराम राजू क्या क्लेम करते थे अपने बारे में, दैट ही हैड स्पेशल पावर्स, कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है, एक सुपर हीरो टाइप की। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, सही तरीके से वो फ्यूचर बता देते थे लोगों को। एंड ही कुड सर्वाइव बुलेट शॉट्स, और अगर गोलियां भी चल जाए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ऐसा सीताराम राजू जी ने बताया। और लोग जो है उनको क्या मानते थे, ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। इतनी ज्यादा उनकी वो पहुंच हो गई थी कि लोग उनको मानते थे कि वो भगवान के कोई अवतार है। वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी की पहुंच कहां तक थी। तो ये इंस्पायर थे महात्मा गांधी से, और इन्होंने आदिवासी लोगों को रिक्वेस्ट की टू वियर खादी, कि ये खादी पहने, एंड टू गिव अप ड्रिंकिंग, और जो शराब वगैरह पीना छोड़ दे। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को परसुएट किया, मनाना स्टार्ट किया। बट वो गांधी जी के एक सिद्धांत के खिलाफ थे, और वो सिद्धांत है नॉन वायलेंस। He asserted that India could be liberated only by violence, force। इंडिया को आजाद अगर करवाना है तो हमें क्या चाहिए, फोर्स का ही यूज करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस से नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी से इंस्पायर जरूर है बट थियरी अलग है। ये जो ऐसे गिरिला मूवमेंट था इन्होंने चालू रखा, ये ऐसे ही ब्रिटिशर्स पे अटैक करते थे और उनको मार के भाग जाते थे। लास्ट में ही वाज कैप्चर्ड, पकड़ा गया अल्लूरी सीताराम राजू, एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924, और फाइनली ब्रिटिशर्स ने उसको हैंग कर दिया, मार दिया। तो ही बिकेम ए फॉक हीरो, तो यहां पर वो बन गए एक लोक नायक। तो ये था आपके आदिवासियों के बारे में। अब हम आते हैं प्लांटेशंस के ऊपर, कि प्लांटेशंस में क्या था। प्लांटेशंस का मतलब आप जानते ही हो, जो बड़े बड़े बागान होते हैं चाय के, कॉफी के, रबड़ के, इनको प्लांटेशंस बोलते हैं। तो प्लांटेशन वर्कर्स, यहाँ पे असम के प्लांटेशन वर्कर्स की बात हो रही है, उनके लिए आजादी का मतलब क्या था, टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। जो उनका जो एरिया था उसके बाहर वो जा सके, आ सके, ये था उनके लिए आजादी का मतलब। एक्चुअली रूल क्या था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के अंदर ब्रिटिशर्स ने एक रूल लागू किया था, दैट जो प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, कि जो चाय के बागान है उसमें काम करने वाले जितने भी वर्कर्स है वो उस बागान को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, उस एरिया से वो कभी भी बाहर नहीं जा सकते थे, एटलीस्ट लंबे टाइम बिताने के बाद ही वो जा सकते थे। तो जब उन्होंने सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा है पूरे देश भर में, तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिनाइड देयर अथॉरिटीज, तो उन्होंने अपने अथॉरिटीज के ऑर्डर मानना छोड़ दिया, एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस, और प्लांटेशन से अपने बोरिया बिस्तर लेके निकल गए कि हम तो जाएंगे अपने गांव, क्योंकि इनको परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी कि वो बाहर जा सके। अब दे बिलीव्ड, उनको क्या लग रहा था कि गांधी राज इज कमिंग, कि गांधी जी का राज आ रहा है, एंड वी विल गेट लैंड इन विलेजेस, और हमें जो हमारे गांव पहुंचने पर हमारी जमीनें वापस हमको मिल जाएगी। तो इसी आस में वो लोग सब अपने गांव के लिए निकल चुके प्लांटेशन फील्ड से। बट ड्यू टू रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, पर रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन तो पूरे भारत में ही चल रहा था।
तो इस स्ट्राइक की वजह से दे वेर कॉट बाय द पुलिस, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और वापस उनको बुरी तरीके से मार के प्लांटेशन पे ही लाके छोड़ दिया। तो ये था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम या स्वराज का मीनिंग। तो हमने देखा कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसका हर जगह अलग अलग महत्व रहा है, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, चाहे सिटीज हो, चाहे पीजेंट्स विलेजेस के अंदर हो और या फिर प्लांटेशंस के अंदर हो। तो एक्चुअली हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मूवमेंट पूरी तरीके से फेल हो गया, बट ये जो मूवमेंट है ये ऐसी जगह पहुंच चुका था। अब ये प्लांटेशन वर्कर्स के पास कोई गांधी जी या कांग्रेस थोड़ी आए थे, बट फिर भी यहाँ पे स्वतंत्र भारत और इनके नारे यहाँ तक पहुंच चुके थे, गांधी राज की बातें होने लग गई थी। तो ये एक नेशन वाइड मूवमेंट बन चुका था। बट एक इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो फरवरी 1922 के अंदर चौरी चौरा जो एक जगह है गोरखपुर के अंदर, वहां पर जो क्राउड थी उसके ऊपर पुलिस ने, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था क्राउड का, और पुलिस ने उसके ऊपर अटैक किया। और बदले में जो वहां के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्हीं पुलिस वालों को अपने पुलिस थाने में बंद करके जला दिया, आग लगा दी और 22 पुलिसमैन उसके अंदर मारे गए थे। तो इस वायलेंस की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो आप तो जानते हो गांधी जी को नॉन वायलेंस पसंद है, और यहाँ पे वायलेंस हो चुका था और कई जगह वायलेंस की खबरें आ रही थी, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को रिवोक कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि अब इसके बाद भारत की राजनीति में क्या क्या चेंजेस होते हैं और सिविल डिसोबीडियंस की तरफ गांधी जी कैसे अपना दूसरा कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।